हेलो दोस्तों मैं मनोज यादव आप लोगों का माई क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा दोस्तों कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने मौर्य वंश तक समाप्त कर लिया है। उसके आगे और उसके बाकी के राजवंश हैं, उनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से दोस्तों शुरू करेंगे? शुंग वंश से। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आगे। और आज जो भी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाले हैं साथ इन सारे टॉपिक से, और जो क्वेश्चन अभी तक बने हैं और जो बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों का समावेशन हमने इस सेशन में किया है। दोस्तों सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, वरना फिर अपना पढ़ के एग्जाम में देने जाइएगा। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं दोस्तों, हम लोग बिना किसी देरी के अपने सेशन को आरंभ करते हैं। तो दोस्तों मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? शुंग वंश की स्थापना होती है। अगर बोले तो शुंग वंश का जो टाइम पीरियड था तो 185 बीसी से 73 बीसी तक तो दोस्तों था। इसके बाद शुंग वंश की स्थापना, ऐसा स्थापक कौन था दोस्तों? तो पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश की राजधानी दोस्तों कहाँ थी? विदिशा थी शुंग वंश की राजधानी। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। दोस्तों आप लोग जानते होंगे पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का शत्रु विनाशक कहते हैं, क्योंकि इसने अशोक और बौद्ध धर्म की बहुत सारी, अशोक के द्वारा बनाई गई बौद्ध धर्म के बहुत सारे स्मारक और बाकी स्तूपों को तुड़वाया था, इसलिए इसे बौद्ध धर्म का शत्रु कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग के समय यमन आक्रमण डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। यमन का जो था कौन? डेमेट्रियस था, उसका आक्रमण हुआ था। अशोक के 84,000 स्तूप पुष्यमित्र शुंग ने तोड़वाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों आगे है, भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने मध्य प्रदेश में करवाया था। तो दोस्तों इसने जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने जब अशोक के 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया, तो इसने अपने स्तूप को अपनी भावनाओं, अपने राज्य के बारे में बताने के लिए इसने किसका भरहूत स्तूप का निर्माण करवाया था मध्य प्रदेश में, विदिशा में। कौन दोस्तों? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि कौन दोस्तों? पतंजलि थे। पतंजलि ने योग शास्त्र की रचना की थी। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी से प्रेरित होकर किए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। कभी कभी सीधे प्रश्न पूछ लेता है यहाँ पे कि पतंजलि ने जो महाभाष्य की रचना की थी वह किस पुस्तक पर आधारित थी या किस पुस्तक के बेस पे आधारित थी? तो दोस्तों अष्टाध्यायी जो किसकी थी? पाणिनि की थी। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध कराए, जिसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये भी पूछ लेता है, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों हमें अयोध्या अभिलेख से मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग देख लीजिए ध्यान से। चलते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो था उसका उत्तराधिकारी अग्निमित्र बना। अग्निमित्र की समय को जो मतलब जो बौद्ध अग्निमित्र की जो मित्र का समय है, इस धर्म युद्ध इसी के समय हुआ था। धर्म युद्ध मतलब कि इसी के समय बता रहे हैं। इसके युद्ध के बारे में क्या था? जो दोस्तों जो धर्म युद्ध था, इसके बारे में हम लोग देखें तो क्या था इसमें दोस्तों तो एक यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका थी और अग्निमित्र था। तो जो मालविका के चक्कर में अग्निमित्र और यज्ञसेन के बीच में युद्ध होता है, जिसे विदर्भ का युद्ध कहते हैं। और मालविकाग्नि जो मालविका थी, इसी के ऊपर कालिदास ने मालविकाग्नि मित्रम जो अपनी रचना की दोस्तों इसी के नाम पर की थी। आगे हम लोग चलते हैं। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। यहाँ पे देखिए दोस्तों कण्व वंश था। चलते हैं। कण्व वंश की समय सीमा 73 बीसी से 30 बीसी तक थी। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं कण्व वंश की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? पाटलिपुत्र, विदिशा से यहाँ पे वंश रहेगा।
चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं दोस्तों सातवाहन वंश का जो संस्थापक कौन था? सीमुक था। सातवाहन वंश की जो राजधानी थी कहाँ थी दोस्तों? प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की प्रारंभिक राजधानी अमरावती थी, इसलिए आंध्र का सातवाहन वंश भी इन्हें कहा जाता है। देख लीजिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमुक का उत्तराधिकारी सातकर्णी प्रथम बना। सातकर्णी प्रथम ने भूमि दान प्रथा शुरू की थी। प्रथा था, देख लीजिएगा ध्यान से। जानकारी इसकी जो इसे भूमिदान प्रथा शुरू किया था, इसकी जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से पता चलता है। सातवाहनों की भाषा कौन थी दोस्तों? तो प्राकृत भाषा थी सातवाहनों की भाषा। आगे हम लोग देखते हैं सातकर्णी प्रथम की बाद गद्दी पर कौन आता है दोस्तों? हाल आता है, उसने गाथा सप्तमी की रचना की। पूछ लेता है ऐतिहासिक पुस्तकों के बारे में भी कि गाथा सप्तमी किसकी रचना है, और बृहत कथा किसकी रचना है, पंचतंत्र किसकी रचना है। तो दोस्तों इन सारी प्राचीन जो काल की जो किताबें हैं, जो पुस्तकें, उनके रचनाकार के बारे में पढ़ लेता है। बहुत ही जल्दी हम इसके बारे में एक वीडियो लेकर आएंगे, जैसे कि पुरानी जो भी पुस्तकें हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। चलते हैं आगे हम लोग, और अगला प्रश्न है हम लोगों का, हाल का दरबारी कवि गुणाढ्य था जिसने बृहत कथा की रचना की। दोस्तों याद कर लीजिएगा, बृहत कथा पर ही आधारित विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई है वो किस पे आधारित है दोस्तों? बृहत कथा पर आधारित है। चलते हैं आगे हम लोग, हाल के पश्चात गद्दी पर गौतमीपुत्र सातकर्णी आता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक ऐसा शासक था जिसे कहा जाता है कि इसके घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। किसके? गौतमीपुत्र सातकर्णी का। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग देखते हैं सातवाहन वंश मातृवंश था। पूछ लेता सीधे सीधे प्रश्न कभी, सातवाहन वंश किस वंश से संबंधित था इसके। चलते हैं आगे हम लोग, सातवाहन वंश का अंतिम शासक दोस्तों विजय था। सातवाहन शासकों ने प्रोटीन, तांबे और शीशे और चमड़े के भी सिक्के चलाए थे। आगे सातवाहनों का व्यापारिक केंद्र भड़ौच, सोपारा और कल्याण था। तो दोस्तों अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और दोस्तों एग्जाम में जाने से पहले एक बार इन क्वेश्चनों का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।